ये डिस्कस हो चुका है कि वैदिक ऋग्वेदिक एज और लेटर वैदिक एज में क्या डिफरेंस है। अर्ली वैदिक एज, पहली चीज़ ये है कि इस एज के हमारे इतिहास का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। दूसरी बात यह है कि इस एज में लोग जो आए थे ये इनके पहले काफिले थे जो आकर रुके थे, और ये सब सिंधु, पंजाब और थोड़ा सा और आगे यहाँ तक ईस्ट में, यानी अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान का पोर्शन है, उसके बाद आपका पंजाब, दोनों इंडिया पाकिस्तान का मिला जुला पंजाब, और हरियाणा और राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश वाला पोर्शन, यहाँ तक पहुँचे थे। लेटर वैदिक पीरियड, जिसका पीरियड 1000 से 600 के बीच में है, उसमें इन्होंने और आगे माइग्रेट करना शुरू किया। इसके बारे में दो कंसेप्ट हैं। तो ये है कि इनके नए काफिले उधर से आना शुरू हुए। जैसे होता है ना कि एक बॉल को आपने जब पीछे से दूसरी बॉल आई तो बॉल आगे बढ़ गई। दूसरी बॉल ये है कि जब इनकी संख्या बढ़ी तो इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, और इस एज में, लेटर वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि ये थोड़ा सा ईस्ट में और दक्षिणी भारत की तरफ भी ये बढ़े हैं। लेकिन ये याद रखिए कि दक्षिणी भारत में इनका इन्फ्लुएंस बहुत कम रहा, लेकिन दक्षिणी भारत में इनके प्रवेश के साक्ष्य मौजूद हैं। बल्कि मैं बता दूंगा, नाम है अगस्त्यस परशुराम हैं। ये दो नाम है, अगस्त्य, परशुराम, जिनको श्रेय दिया जाता है, या जिनका नाम संबंधित है किस चीज़ से? दक्षिणी भारत में इनके प्रवेश से। तो पहली चीज़ तो ये हुई कि इनके नए काफिले आए। दूसरी चीज़ ये हुई कि इन्होंने ईस्ट और साउथ की तरफ माइग्रेट करना शुरू किया। तीसरी चीज़ ये हुई कि इस लेटर वैदिक एज के जो हमारे सारे साहित्यिक स्रोत हैं, वो हमारे तीनों बाद के वेद, सारे ब्राह्मण, उपनिषद, आर्यन, और जो बाद के स्रोत हैं वो सारे हमारे इस लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं। आइए, इस एज में सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस हर एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुए हैं, और वो परिवर्तन ऐसे हैं कि जो बहुत विजिबल हैं, यानी बड़े आसानी से समझा जा सकता है कि उनकी सोसाइटी में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे एक मैं उदाहरण दूं आपको बहुत मोटा, कि अब जो आधार था वो अब जन नहीं रहा था बल्कि जनपद रहा था, भूगोलिक आधार बन गया था। अब तक जो लॉयल्टी, वफादारी थी वो अपने कबीले से थी, अब कबीले से नहीं बल्कि उस स्थान से थी, उस जोग्राफिकल एरिया से थी जहाँ पर वो ठहरे थे या जहाँ पर वो रुके हुए थे। अब उस जोग्राफिकल, उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में कई कबीले एक साथ रुके, और वो सब एक, इन्हीं यूँ कहना चाहिए आज की भाषा में अगर हम कहेंगे कि राष्ट्र के निर्माण की ओर उन्होंने अब अग्रसर किया था। इससे पहले अर्ली वैदिक एज में क्या था? उनकी सारी वफादारी किस चीज़ से थी? उनके अपने जन से, उनके अपने कबीले से, उस परिवार से और उस परिवार से संबंधित सब चीज़ों से। लेकिन अब पहली चीज़ क्या हुई? उस एरिया से पहचाने जाने लगे जनपद का। हम देखते हैं कि बाद में जनपदों का उदय जो है वो आरंभ हुआ। तो ये तीसरा परिवर्तन था जो लेटर वैदिक एज में हुआ। इसी प्रकार से धर्म में हम देखते हैं कि धर्म का बेस तो वही रहा, एक ईश्वरवाद जो मैंने कल कहा था वो रहा, अद्वैतवाद। लेकिन हम देखते हैं कि पहले के बहुत से जो देवता थे उनकी इंपॉर्टेंस कम होने लगी, और उनकी जगह नए दूसरे देवता जो है उनका उदय होने लगा। हम देखते हैं कुछ रिचुअल्स में, कुछ यज्ञ में कुछ नए परिवर्तन आरंभ हो गए। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये मैंने शायद बताया भी था कि चौथे वर्ण का ऋग्वेद में कोई नहीं हुआ था। लेकिन अब देखते हैं कि चारों वर्ण जो हमारे चारों कास्ट जो आज की भाषा में कही जाती हैं वो ऋग्वेदिक लेटर वैदिक एज में वो सब हमारा इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, लेकिन वेल इस्टेब्लिश नहीं थी। यानी अभी भी ये जाति प्रथा कठोर नहीं थी। अभी भी एक फैमिली में बड़े उससे ये बात कही जा सकती थी कि पिता इस पेशे से संबंधित था, पुत्र इस पेशे से संबंधित था, उसके पूर्वज इस प्रोफेशन से संबंधित थे। यानी चारों वर्ण इस्टेब्लिश हो गए थे लेकिन वेल इस्टेब्लिश नहीं थे। उनमें उतनी कठोरता नहीं थी, उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी जितनी बाद के पीरियड में आई है। तो लेटर वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि चारों वर्ण इस्टेब्लिश हो गए, लेकिन अभी भी उनके अंदर बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। इस पीरियड में हम देखते हैं कि हमारे पास साहित्य बहुत मौजूद है, जिसको मैंने पहले डिटेल से बताया था। सारे ब्राह्मण ये बेसिकली, और वेद इस पीरियड में आने के बाद इतिहासकार ये बात मानते हैं कि जैसे जैसे एक्सपेंशन हुआ जियोग्राफिकल और संख्या दोनों चीज़ों का, तो उसके साथ साथ क्या हुआ, एक ये माना जाता है कि जितनी धार्मिक धर्म हैं उन धर्म की जितनी भी शिक्षाएं ऊपर से उतरी हैं वो उस कल्चर के लिए उतारी जाती थी जो कल्चर उस वक्त वो एग्जिस्ट करता था। जैसे जैसे जब कल्चर परिवर्तित होता था, चेंज होता था, यानी ह्यूमन इवोल्यूशन होता था, आगे बढ़ता था, वैसे ही वैसे उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वो जो नई आवश्यकताएं होती थी उनकी पूर्ति के लिए नई शिक्षाएं ऊपर से आना आरंभ हो जाती थी।
बाद के वेद और बाद के जो ब्राह्मण जो उनकी कमेंट्रीज हैं, जो उनकी व्याख्या हैं, या बाद में जो उपनिषद हैं और जो आर्यंक हैं, जो दर्शन या फिलॉसफी के हैं, वो सब इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि धर्म जो है उसकी व्याख्या उस आधार पर की जा रही थी जिस आधार पर सोसाइटी जो है उसका निर्माण हो रहा था। यानी सरल शब्दों में हम कहेंगे कि सोसाइटी की जैसे जैसे आवश्यकताएं परिवर्तित हो रही थी, वैसे वैसे धर्म के फलसफा जो था, उसकी जो फिलॉसफी थी, जो दर्शन था, उसमें भी परिवर्तन होते चले आ रहे थे। तो लेटर वैदिक पीरियड में सोशल, इकोनॉमिक और आपके रिलीजियस हर एस्पेक्ट में हम देखते हैं कि चेंज नज़र आता है। इसी प्रकार से राजा यानी पॉलिटिकल चेंज जो है, पॉलिटिकल चेंज भी हमें बहुत बड़े स्तर पर नज़र आता है। मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल में क्या था, राजा बहुत निरंकुश नहीं था, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उसको चेक करने के लिए सभा समिति मौजूद थी। सभा समिति का अस्तित्व तो रहा, वो बाकी तो रही, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस कम होती चली गई। राजा का निरंकुश बढ़ता है। इस पीरियड में हम देखते हैं आगे, मैं बताऊंगा अभी, आपको लिखवाऊंगा अभी, कि राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। और राजत्व का सिद्धांत ही नहीं बल्कि देवी अधिकारों का सिद्धांत जो है प्रतिपादित हुआ। देवी अधिकार समझते हैं क्या होता है? आपने सुना होगा फिल्मों में कि देखो जिल्ले इलाही, सुना है कभी जिल्ले इलाही, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। देवी अधिकार का मतलब यह है कि जो राजा है वो इस जमीन पर भगवान का, ईश्वर का प्रतिबिंब है, उसकी छाया है। वो हमारी आपकी कृपा से नहीं बैठा है, उसे भगवान ने, ईश्वर ने उसको, वो ईश्वर का मैसेंजर है, ईश्वर का दूत है, ईश्वर की छाया है। जिल्ले हुमा, जिल्ले इलाही का भी मतलब यही होता था, भगवान की छाया, भगवान की प्रतिबिंब। ये यहाँ पे एंशियंट इंडिया में इस पीरियड से ये देवीय अधिकार आरंभ हुआ। देवीय अधिकार क्यों हुआ? ताकि राजा पर कोई उंगली नहीं उठा सके। आप मनुष्य अगर है तो आप उस पर उंगली उठा सकते हैं, उसके कामों को कि आप आलोचना कर सकते हैं, उसको गलत और सही कर सकते हैं। लेकिन जब आप भगवान खुद मौजूद है, छाया भगवान की मौजूद है, तो आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते, उसको क्रिटिसाइज आप नहीं कर सकते। ये दैवीय अधिकार है। और आप ये समझ लीजिए कि दैवीय अधिकार एंशियंट में इंडिया में यहाँ से शुरू, वर्ल्ड में सब जगह, जहाँ जहाँ जब तक ये आधुनिक काल में आते आते, जब डेमोक्रेसी आई है उससे पहले तक सब राजा जो थे वो दैवीय अधिकारों को, सिद्धांत को मानते थे। इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा दैवीय अधिकारों का जो अपनी कठोरता के लिए क्या कहते हैं उसे फेमस है, प्रसिद्ध है, वो हम पढ़ेंगे बलबन है। बलबन के जो दैवीय अधिकार थे वो सबसे कठोर थे पूरे भारत के इतिहास में। तो इस काल में राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, वो इस्टेब्लिश हुआ, राजा के राज्य सिद्धांत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और साथ ही राजा की निरंकुशता जो है वो बढ़ती गई। दैवीय अधिकार होंगे तो क्या होगा? राजा की निरंकुशता कम होगी, बढ़ेगी? बढ़ेगी, राजा की निरंकुशता बढ़ेगी। जब राजा की निरंकुशता बढ़ी तो हम देखते हैं कि राजा को एक तरह से सिलेक्शन या इलेक्शन जैसे होता था, वो चीज़ भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब राजा टोटली क्या था? हेरिडिटरी था, पिता के बाद उसका पुत्र। क्या तुक्का उदाहरण मिलते हैं कि रेयर केसेस में मिलते हैं, लेकिन अर्ली वैदिक काल की तुलना में इस काल में राजा के अपने अधिकार, शासन के अधिकार कठोर होते चले गए। हम पढ़ेंगे कि उसके वो पुराने अधिकारी तो थे, पुरोहित और सेनानी और ग्रामीण, उसके अलावा नए बहुत सारे अधिकारी हैं जो हम पढ़ेंगे अभी डिफरेंट। उन सब अधिकारियों के होते हुए भी राजा पर अब उस तरह से अंकुश नहीं लगाया जा सकता था जिस प्रकार से अर्ली वैदिक एज में लगाया जा सकता था। तो हम इस काल में क्या देखते हैं कि पॉलिटिकल जो चेंजेस हुए वो भी बहुत ही विजिबल हैं, बहुत ही क्लियरली इस मामले स्पष्ट हमें दिखाई देते हैं कि उस काल से ये काल बिल्कुल अलग है। ये जो ऋग्वैदिक काल था हमारा कब से कब तक, वेल एस्टेब्लिश्ड एक फैक्ट है वाइडली, 1500 से 1000 के बीच का पीरियड, फिर 1000 से 600 या 500 के बीच का हमारा ये पीरियड है। इस पीरियड में देखिए कोई भी परिवर्तन इतिहास में एकदम नहीं होता। मैंने कहा था शायद पहले दिन कि ऐसा नहीं होता कि हम रात में सोए मध्यकाल में थे, सुबह उठे तो आधुनिक काल आरंभ हो गया, नहीं। धीरे धीरे वो परिवर्तन होते हैं, लेकिन एक स्टेज वो आती है कि जब वो बहुत ही क्लियर हो जाता है, ठीक है, जिसकी मैंने मिसाल दी थी कि अभी हम एक ज़माने तक PNT और एंड्रॉयड वो मोबाइल दोनों यूज़ करते रहे। PNT अब धीरे धीरे समाप्त हो गया, अब एंड्रॉयड और बटन वाला है। ये ट्रांजिशनल पीरियड हो सकता है आने वाले 20 साल में बटन वाला मोबाइल ख़त्म हो जाए और एंड्रॉयड रह जाए। ये ट्रांजिशनल पीरियड होता है। तो इतिहास में कोई भी परिवर्तन एकदम नहीं होता है, वो स्टेप बाय स्टेप होता है, धीरे धीरे होता है। लेकिन माना कैसे जाता है? जहाँ से वो वेल इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, जहाँ से वो बिल्कुल क्लियर मान लिया जाता है, वहाँ से ये परिवर्तन उस काल की विशेषता बन जाता है।
तो इस काल के जो स्रोत हैं वो हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको सारे पहले दिन ये लिखवा दिए थे, यानी सारे ब्राह्मण, सारे वेद, उसके बाद आर्यन और उनके उपनिषद। अब उन वेदों की, यानी बाद के तीनों वेदों की, उनके आर्यन और उनके उपनिषद, उनके ब्राह्मण की प्रकाश में, उनकी लाइट में हम ये देखेंगे कि इस काल में क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। सोशल परिवर्तन, इकोनॉमिक परिवर्तन, रिलीजियस परिवर्तन और पॉलिटिकल परिवर्तन, पॉलिटिकल चेंजेस। ये सारी चेंजेस बहुत क्लियर करती हैं ऋग्वेदिक काल को बाद के वैदिक काल से। इसीलिए एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आता है तो हम देखते हैं कि बहुत ही उसमें क्लियर होता है कि वो लेटर वैदिक है या अर्ली वैदिक है। उसको भी मैं आपको थोड़ा सा इशारा कर दूँ, जो वैदिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो चेंजेस है, 3-4 चीज़ें बहुत बेसिक हैं। पहली चीज़ ये कि वो अर्बन सिविलाइजेशन था, वो शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। ये रूरल सिविलाइजेशन है, ये ग्रामीण सभ्यता है। नंबर 1 बात बहुत क्लियर है। धर्म के तौर पे हम देखते हैं कि उसमें मूर्ति पूजा का बहुत क्लियर स्पष्ट है, सब साक्ष्य मौजूद हैं। इस काल में मूर्ति पूजा जो है वैदिक काल उसको नकारती है। ठीक है। तीसरी बात बहुत क्लियर ये है कि वो लोग खेती से ज़्यादा, देखिए आप जानते हैं ना कि शहर और गांव में एक अंतर आज भी है। शहर में क्या होता है, बिजनेस, और गांव में खेती। तो वो नगरीय व्यवस्था थी, तो वहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स जो था वो उनका मेन फोकस था उसका। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है ट्रेड एंड कॉमर्स से ज़्यादा हम देखते हैं क्या चीज़ है, कृषि है, पशुपालन और कृषि है। ठीक है। चौथा सबसे बड़ा जो है कि ये दोनों रेसेस बिल्कुल अलग है, यानी धार्मिक तौर पे। अच्छा, ऐसे सोसाइटी में ये बहुत क्लियर बात है कि जो फैमिली होती है, परिवार, वो हर दौर में बेसिक यूनिट रहा है किसी भी सोशल स्ट्रक्चर का। यहाँ ये भी याद रखिए, अगर कभी कंपटीशन में पूछते हैं कि शासन का या एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे छोटा यूनिट क्या है, और क्या पूछते हैं कि उस सोसाइटी का सबसे छोटा यूनिट, इकाई क्या है, दोनों में अंतर है। जब सोसाइटी के छोटे यूनिट की बात होगी, प्राइमरी यूनिट की बात होगी, तो वो परिवार होगा। लेकिन जब शासन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक यूनिट की बात होगी तो वो क्या होगा, वो ग्राम होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से परिवार नहीं होता है। तो इंडस वैली और सिंधु घाटी की इसमें वैदिक पीपल में, इन दोनों में ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ साथ इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड का भी अंतर है। मैंने कल बताया भी था आपको शायद कि एक्सटर्नल ट्रेड बहुत से इतिहासकार नहीं मानते हैं, कुछ इतिहासकार इसको मानते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह है कि बहुत फोकस नहीं था उस पर, या बहुत ही विजिबल नहीं था, या बहुत क्लियर नहीं था। लेकिन हम इंडस वैली पीपल को देखते हैं कि उनका जो एक्सटर्नल व्यापार था, विदेशी व्यापार, वो बहुत ही इस्टेब्लिश था और बहुत बड़े स्तर पर था। बहुत बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो उनका था। और साथ ही साथ मैंने क्या बताया था कि उनका जो ट्रेड था वो फेवरेबल था या अनफेवरेबल था। फेवरेबल था। क्यों था फेवरेबल? उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा था और इंपोर्ट कम था। ये चीज़ें हम इंडस वैदिक पीपल में हम नहीं देखते हैं। तो रेस, वंश के एतबार से, सोशल कस्टम के एतबार से, उनके प्रोफेशन के एतबार से, उनके रिलीजन के एतबार से और पॉलिटिकल सिस्टम के एतबार से। दूसरा, पॉलिटिकल सिस्टम में क्या अंतर था, यहाँ हम देखते हैं कि राजा की उत्पत्ति हो चुकी है। राजा की उत्पत्ति का भी मैंने आपको सिद्धांत बताया था नहीं बताया था कि राजा की आवश्यकता क्यों मानी जाती है। कई थ्योरीज हैं, लेकिन एक ये मानी जाती है कि राजा की उत्पत्ति का जो मेन रीज़न है वो युद्ध है। हमें युद्ध के संचालन की एक लीडर की आवश्यकता थी जो हमारी रक्षा कर सके, जो हमें हमारे कुछ अधिकार या उस काल के दौर से हमें ऐसी चरागाहें दिलवा सके जहां हम अपने पशुओं को चरा सकें। तो युद्ध के लिए राजा की उत्पत्ति हुई है। बहुत सारे इसमें सिद्धांत हैं, लेकिन जो इतिहासकार जो बेसिक सिद्धांत मानते हैं वो क्या मानते हैं, हम देखते हैं कि वैदिक पीपल जो थे उनके यहाँ ये राजा कौन थे, ये क्षत्रिय वंश के थे। ये वॉरियर क्लास था। अगर आप इसको क्षत्रिय न भी कहें शुरू में, तो क्या था, ये वॉरियर क्लास था। लेकिन हड़प्पन सभ्यता में कौन था रूलर, कौन था बताइए? नहीं, वही बात है, वहाँ पुरोहित वर्ग था। वहाँ जो रूलर्स थे वो, ये याद रखिए, बेसिक डिफरेंस है ये भी कि वैदिक पीपल, हड़प्पन पीपल में जो थे वो रूलर क्लास कौन था, धार्मिक वर्ग था, पुरोहित थे। हड़प्पन सभ्यता में ये माना जाता है कि वहाँ जो शासक वर्ग था, जो रूलिंग क्लास था, वो धार्मिक वर्ग था। और
इसमें वैदिक पीपल में कौन था? क्षत्रिय वर्ग था, वारियर क्लास था। ये वो बेसिक डिफरेंसेस हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और एस्टेब्लिश फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको, फैक्चुअल्स हैं, वो मैं आपको उसके साथ। तो लेटर वैदिक एज हमारी, मैंने आपको 4 चीज़ें बताई कि उसमें पॉलिटिकल चेंजेस भी आई, उसमें रिलीजियस चेंजेस भी आई, उसमें सोशल चेंजेस भी आई। सोशल में हम देखते हैं कि कुछ नई नई प्रथाएं जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो गई और कुछ पुरानी प्रथाएं जो हैं वो चलेंगी। जैसे पर्दा प्रथा नहीं थी, लेकिन हम लेटर वैदिक पीरियड में देखते हैं कि कहीं कहीं जो कुलीन तंत्र था, जो हमारा वारियर क्लास था क्षत्रिय, वहाँ पे स्त्री के चेहरे को ढांपने की प्रथा आरंभ होती दिखाई देती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सती प्रथा, जैसे सती प्रथा जो है उसके आरंभ में जो साक्ष्य मिले वो मालूम है क्या मिले? कि स्त्री अपने पति की चिता पर लेट जाती थी और बाद में उसके परिवार के लोग उससे आग्रह करते थे और वो वहाँ से उठा ली जाती थी और फिर चिता को आग लगा दी जाती थी। ये प्रथम वो है। फिर धीरे धीरे परिवर्तन क्या हुआ कि उसको उठाने के लिए आग्रह करना बंद हो गया और वो सती प्रथा, एस्टेब्लिश सती प्रथा जो थी वो एस्टेब्लिश हो गई। तो ये चीज़ें धीरे, वही बात है कि एकदम कोई चीज़ नहीं हुई है, बल्कि धीरे धीरे ये चीज़ें डेवलप होना आरंभ हुई है। तो ये बस ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे कि इन बेसिक सिद्धांतों के ऊपर आप दोनों एजेस को अलग अलग करेंगे, यानी अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। ये मैंने इसी बताया कि जब तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसके बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो आपको क्लियर नहीं होंगे। इसमें कोई बात आपको पूछनी हो तो बताइए। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अर्बन सोसाइटी थी, तो अगर उसके तुरंत बाद, जैसे एक भी टाइम पीरियड के बाद या किसी भी आक्रमण के बाद में वैदिक पीरियड आता है, तो वो अर्बन सोसाइटी से ग्रामीण सोसाइटी में कैसे चेंज हो गया? जबकि जब कोई सोसाइटी बढ़ती है, आगे की तरफ बढ़ती है, Exactly. तो आगे की तरफ मतलब उसका विकास ही होता है, ये तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक, एग्जैक्टली, इसीलिए इसको उल्टी तरक्की कहा जाता है। क्यों है? आगे की तरफ जब बढ़ती है, मैं इस शहर में रह रहा था, मेरे पिता रह रहे थे, उसके बाद मेरे बच्चे भी इस शहर में रहते गए, जो यहाँ विकास होता गया हम उसमें आगे बढ़ते चले गए। मैं रह रहा था, उसके बाद मैं यहाँ से बिल्कुल मुक्त हो गया, बिल्कुल नए लोग आ गए, नई सभ्यता, नए कल्चर के लोग आ गए, वो मेरी किसी चीज़ से परिचित नहीं है, उन्होंने मेरा स्थान लिया है, इसलिए वो रिवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो वहाँ पर क्या हुआ, रुक गया। सिंधु घाटी की सभ्यता मैंने बताया था आपको, जब उसके विनाश के कारण बताए थे कि उसमें जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड उसका फैक्टर है वो क्या है कि उसमें बाहर के साथ साथ आक्रमण भी हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो लोग वहाँ से बिल्कुल, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे आक्रमण हो या दूसरे फैक्टर हो, चाहे वो टेम्परेचर वाला फैक्टर हो, क्लियर बात यह है कि वो लोग बिल्कुल वहाँ से ख़त्म हो गए। जो बचे थे उनको आक्रमणकारियों ने क्या किया, तो उनको धकेल दिया पीछे। आप देखिए कि जितने द्रविड्स या जो पहाड़ी लोग हैं या बहुत से जो आदिवासी आज कहलाते हैं, इनके बारे में ये माना था कि ये ओरिजिनली वही लोग थे। आज भी आपके और उनके कल्चर में बहुत डिफरेंस है, आज भी आप उनसे ज़्यादा डेवलप हैं, उनसे ज़्यादा आप तरक्की कर चुके हैं, वो उतनी तरक्की भी नहीं हुई है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो थे वो एकदम वहाँ से ख़त्म हो गए और उनकी जगह बिल्कुल एक नए लोग आ गए। इसीलिए कहते हैं ना, गिनती यहाँ से शुरू हुई, लाइन अब यहाँ से लग गई, पुरानी जो चीज़ थी वो सब खत्म हो गई, वो अपनी सभ्यता, अपना कल्चर, अपनी उन्नति, अपना विकास सब अपने साथ ले गए, खत्म हो गए। यहाँ पे बिल्कुल नए लोग आए जिन्होंने इनिशियली फिर कैसे शुरुआत की। ये लोग कौन थे? इसीलिए ये लोग सेंट्रल एशिया, ईरानी एरिया, पूरा वहाँ की सारी सभ्यताएं अपने साथ लेकर आए थे। मैंने पता नहीं आपको बताया नहीं, जो जिंद अवस्था पारसियों की, ईरानियों की जो ओल्ड होता है उसमें और वेदों में बहुत सिमिलर चीज़ें। इवन जो वर्ड्स हैं वो आप देखेंगे कि दोहित्री मैंने बताया था, लड़की को क्या कहते थे वैदिक पीपल? दोहित्री, नहीं बताया, लिख लिया, दोहित्री, गाय को धोने वाली, गाय थे ना, भोगना, अघन्या, ये सारे शब्द गाय से थे। तो ऐसी एक शब्द है क्या, दोहित्री, गाय को धोने वाली, वो पुत्री के लिए यूज होता था। पर्शियन में कहते हैं डॉटर, दुख्तर, और दैट में आता है डॉटर, डॉटर, दुख्तर, दोहित्री, एक ही सिमिलर है। पिता, फादर, पितर, यहाँ पिता, वहाँ पर ईरान में क्या कहते हैं, पिदर, नहीं करता है। ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, पूरी लिस्ट अगर आप देखेंगे, जो क्या हुआ है, लगता है कि इन सब का ओरिजिन कहीं एक ही जगह से हुआ है। तो इस सभ्यता में ये सारी चीज़ें इंक्लूड थी। तो ये दोनों क्या थे, बिल्कुल अलग अलग थे, इसीलिए उन्होंने अपने यहाँ से गिनती दोबारा से शुरू की।
लेकिन ऐसा नहीं है, ये नगरीय व्यवस्था थी और ये ग्रामीण थी। इन्होंने आर्यंस की जो विजय का कारण माना जाता है कि जिसकी वजह से डोमिनेट कर गए, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, घोड़े का इस्तेमाल है। घोड़े पर बैठकर युद्ध करना ज़्यादा आसान होता था घोड़े की तुलना में। पैदल या वैसे युद्ध, आप देखिए मध्यकाल तक घोड़ा सबसे बड़ा हथियार रहा है युद्ध के अंदर। ऐसे ही तलवार, ये जो अब ये लोहे का जब युग आरंभ हुआ तो ये चीज़ें, इनके अस्त्र शस्त्र जो थे वो ज़्यादा बेहतर थे। अगर आपको याद हो, मैंने इंडस वैली पढ़ाते वक्त बताया था, उनकी एक विशेषता बताई थी। क्या बताई थी? कि वो शांति प्रिय लोग हैं, याद है? वो शांति प्रिय, वहाँ पे हमें युद्धों की बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि इनका तो बेस ही युद्ध है। युद्ध के आधार पर इन्होंने ये जगह प्राप्त की है। क्यों? इनके अस्त्र शस्त्र इसीलिए उनके उनसे बेहतर। देखिए कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ है, आवश्यकता की माँ है। इन्हें युद्ध की ज़रूरत थी तो इन्होंने अपने हथियार भी बहुत अच्छे तैयार किए, और जो परंपराएं ये बाहर से लेकर आए थे उन परंपराओं को यहाँ इन्होंने डेवलप किया। लेकिन सिंधु और वैदिक, ये दोनों बिल्कुल 2 अलग लोग थे, बिल्कुल 2 अलग लोग थे। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये नहीं, जब से ये इंडस वैली के बारे में पता चला है, जो मैंने आपको बताया था, सर जॉन मार्शल और कनिंघम और इन सब ने, दया रामानी ने, उसके बाद से हमें इस प्राचीन सभ्यता के बारे में हमें मालूम हुआ। और ये मालूम हुआ कि नहीं साहब, हम जो है नागरिक व्यवस्था तो बहुत हमारी पुरानी प्राचीन सभ्यता है हमारी, वरना उससे पहले तक ये वैदिक पीपल ही थे, यही हमारी पूर्वज इतिहास में पढ़ते रहे थे। आगे हम पढ़ेंगे, जब अशोक को पढ़ेंगे, कि जो उसकी हम बहुत सी लिपियाँ नहीं पढ़ पाए हैं, बाद में जेम्स प्रिंसिप थे कि जिन्होंने उसको पढ़ा, जिसके बारे में हमें बहुत सी जानकारी मिली। हो सकता है कि कल को आप हम में से कोई, हम तो नहीं, आप ही में से हो सकता है जो इस पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज को पढ़ ले तो वो और कुछ नई चीज़ें डिस्कवर कर सकता है। तो इतिहास में एक ये भी सिद्धांत याद रखिएगा कि जैसे 2 और 2 4 होता है साइंस में, इसमें 2 2 4 ज़रूरी नहीं कि 2 2 4 हो, 22 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो किस दृष्टिकोण से आप इतिहास पढ़ रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसके से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं, इसमें कोई और अगर आपको बात पूछनी हो। ये इसकी एज सबको मालूम है कि लेटर वैदिक एज जो है हमारी 1000 से 600 तक जनरली मानी जाती है हमारी विद्या। कुछ पूछ रहे हैं आप? कुछ पूछ रहे हैं? हम न्यूलिथिक और मेसोलिथिक एज से पढ़ते आ रहे हैं कि हर दौर के कुछ जो मृत भांड जिनको कहते हैं, जो पॉटरी होती है, उसकी कुछ विशेषता रही है, ठीक है। तो इस काल की जो विशेषता है पॉटरी की, वो है पेंटेड ग्रेवेयर। पेंटेड ग्रेवेयर कहते हैं, जिसको हिंदी वाले लिखते हैं चित्रित धूसर। पेंटेड ग्रेवेयर हिंदी में चित्रित धूसर, मृत भांड। ये जहां जहां से प्राप्त हुए हैं उसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्ट यूपी। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज परिवर्तन आया। लेटर वैदिक पीपल जैसे आगे बढ़े, इन्होंने जो अफगानिस्तान और सब सिंधु का जो एरिया था पंजाब का, उन लोगों को अपने से निम्न समझना शुरू कर दिया। उनके लिए वो दास का शब्द प्रयोग करने लगे। आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यानी वही लोग जो उनके साथ वहाँ पर रह गए थे और जो आगे बढ़ गए थे, उन्होंने एक दूसरे से अपने आप को अलग कर लिया और सोशली ये जो ईस्ट की ओर बढ़ रहे थे, यानी ये यहाँ जो बढ़ते चले आ रहे थे, इन्होंने इनके बारे में क्या कहा कि ये क्या है, दास है। दस्युओं का शब्द इनके लिए प्रयोग किया गया। ये पेंटेड ग्रेवेयर इन स्थान से प्राप्त हुए। उसके अलावा यहाँ से हमें कुछ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, चमकीले रंगीन, ये हमें ईस्टर्न यूपी, बिहार, ईस्ट यूपी और बिहार, यहाँ से हमें
ईस्टर्न पोर्शन जो है वहाँ से हमें ये वाली पॉटरी प्राप्त हुई। ये दोनों डिफरेंट। देखिए एंशियंट हिस्ट्री में जो मृत भांडे जो पॉटरी है उसके आधार पर भी हम बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, बहुत से एस्पेक्ट हम क्लियर करते हैं। इनके जो कुछ पुराने स्थल हैं यानी इस पीरियड के जो बहुत स्पेशल हैं उसमें लिख लीजिए आप 2-3 नाम, बहुत उन पर क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं कई जगह। हस्तनापुर, आलमगीरपुर, हस्तनापुर, आलमगीरपुर और एक जगह है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा ये पूरी ये क्षेत्र है। ये क्या है, यहाँ ये आयरन एज के प्रतीक हैं। यहाँ से लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। जो भारत में प्रथम आयरन एज के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से, अतरंजी खेड़ा। ये मैंने भी आपको बताया था कि इन्होंने जो वेस्ट में लोग रह गए थे उनको दास कहना शुरू किया और उनके लिए निम्न शब्द प्रयोग किए। ये जानकारी हमें मिलती है शतपथ ब्राह्मण से। तो वे कुछ जगह क्वेश्चन जो था उन्होंने बजाय ये पूछने की ये पूछ लिया था कि इसकी सोर्स क्या है। तो क्या है इसकी सोर्स? शतपथ ब्राह्मण में पता चलता है कि ये उनके लिए दास का शब्द प्रयोग करते थे या उनको निम्न जाति से अपना समझते थे। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आर्यस के दक्षिणी भारत में जो प्रवेश है उससे संबंधित 2 नाम अगस्त्य और परशुराम के। पुराने जो बड़े कबीले थे, हमने पढ़ा था भरत और कुरु, वो धीरे धीरे अपनी इंपॉर्टेंस कम होने गई या उनका विलय होने लगा। अब देखते हैं हम कि क्या पांचाल और कुरु ये जो है नए परिवर्तन। कबीला कैसे चेंज हो जाता था? एक कबीले में 2-3 कबीले का विलय हो गया, मिल गए, तो उसमें वही ना जो बड़ा होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बड़ा होता है उसी का कल्चर डोमिनेट करता है। तो इस प्रकार से लेटर वैदिक पीरियड में जो पुराने वैदिक पीपल के जो कबीले थे उनकी जो स्ट्रक्चर था उसमें भी परिवर्तन होने लगा था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, राजा की प्रतिष्ठा बढ़ी, मैंने बताया था, उसके अधिकार बढ़े। उसके लिए हम देखते हैं कि इस पीरियड में जो यज्ञ होने लगे थे, राजस्व यज्ञ और बाद में अश्वमेधा यज्ञ, ये यज्ञ मैंने बताए भी थे अगर आपको याद हो, इनके बारे में कहते थे। अश्वमेध जो होता था वो क्या होता था? दोनों के अलग अलग प्रतीक थे। एक राज्याभिषेक के बाद राजस्व यज्ञ होता था और अश्वमेधा यज्ञ होता था जब पावर अपनी स्टैब्लिश हो जाती थी तो उसको सिद्ध करने के लिए घोड़े को जोड़ा जाता था। अलग अलग है इनकी, अभी मैं और डिटेल भी आपको बता दूंगा कुछ चीजें जो राजा के दैवीय अधिकार प्रदान होते थे। इसके अलावा जो हमारा अथर्ववेद है वो एक है, उसमें इसके बारे में सबसे प्राचीन हमें संकेत मिले हैं कि राष्ट्र राजा के हाथों में हो। अथर्ववेद क्या कहता है कि राष्ट्र राजा के हाथों में हो और राजा अपने कर्म कांडों के आधार पर राष्ट्र को प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह है कि जब मैंने अपने को साबित कर दिया कि मैं इसके लिए डिजर्व करता हूँ तो अब मुझे कोई जगह से हटा नहीं सकता है। ये उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत है और बल्कि प्रेस भी है इसमें। इंद्र से वरुण से प्रेस किया गया है कि राजा की वो रक्षा करे, राजा राष्ट्र को दृढ़ बनाने में राजा की सहायता ये भगवान, ये देवता करें। शतपथ ब्राह्मण में भी से बहुत सी चीजें हैं। जो कर्म कांड वाली बात मैंने आपको बताई है कि राजा अपने कर्म कांड के आधार पर राष्ट्र को प्राप्त करता है, वो भी क्या है? शतपथ ब्राह्मण में ही है। उसका सोर्स भी शतपथ ब्राह्मण ही है। अब इस एज में हमारे थोड़े से अधिकारी बढ़ गए। जो ग्रामीणी और पुरोहित सेनानी थे वो अपनी जगह पर बाकी थे, उनकी इंपॉर्टेंस भी बाकी थी। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें शतपथ ब्राह्मण में नए नए पद अधिकारी आ गए हैं। वो डिफरेंट कंडीशन में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, उनको आप लिख लीजिए, सीख लीजिए। एक तो इन अधिकारों के लिए जो शब्द यूज किया गया वो किया गया रत्न। एक शब्द इनके लिए और यूज किया जाता था, वो यूज किया जाता वीर।
रत्न और वीर लेटर वैदिक काल में किसके लिए? शासन से संबंधित बड़े अधिकारियों के लिए प्रयोग किया जाता था। जैसे आजकल हम मिनिस्टर कहते थे ना, जितने मिनिस्टर हैं या ब्यूरोक्रेट हैं, इसी प्रकार से रत्न और वीर का शब्द प्रयोग किया जाता था। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन थे? वो 3 तो आ गए हमारे पुराने, ठीक है। उसके अतिरिक्त जो है वो लिखिए आप, सूत, ये रथबान, किसको? रथबान, संग्रहणी, संग्रहणी, ट्रेजर, क्या कहते हैं ट्रेजर को हिंदी में? कोषाध्यक्ष। संग्रहणी कौन था? कोषाध्यक्ष, खजाने का मालिक। जितने जो कर और जो चीजें आती थी उन, मतलब फाइनेंस समझ लीजिए आप, इसका अर्थव्यवस्था सारी कौन देखता था? संग्रहणी देखता था, कोषाध्यक्ष था ये। इसके अलावा एक इसके साथ और मिलता है, वो भागादुग्गा। भागादुग्गा का इस तरह भी इसको लिखते हैं, भागादुग्ध। इन दोनों में अंतर ये था कि ये तो खजाने ट्रेजर होता था और टैक्स कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती थी। भागदुग्ध। अंग्रेजी में तो हम इसे भागादुग्गा पढ़ते हैं सर, लेकिन इसकी स्पेलिंग हिंदी में इस तरह की लिखी मिलती है। मैं इसीलिए कई बार मैंने कहा कि इसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखिए, भागादुग्ध, भागादुग्गा। ये टैक्स कलेक्ट करता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता था, जो बलि, भाग और शुल्क ये जो राजा को दिए जाते थे। अच्छा, इसमें भी देखिए परिवर्तन हुआ। बलि राजा को, बलि का मतलब वो बलि नहीं है जानवर वैसे बलि, बलि टैक्स था जो ग्रेन्स अन्न के रूप में दिया जाता था। वैदिक काल में मतलब ऋग्वैदिक काल में वो जनरली अपनी इच्छा से लोग देते थे राजा को, वो अपनी इच्छा से देते थे। लेकिन लेटर वैदिक काल में क्या हो गया? ये कंपल्शन हो गया, कंपल्सरी हो गया, मैंडेटरी हो गया। अब ये राजा का अधिकारी हो गया जो इसको लेता ही लेता था। ये अंतर आ गया उसमें, अर्ली में और लेटर में। तो इन दोनों में फर्क क्या था? ये ट्रेजर था, खजांची था यूं कहिए, और ये टैक्स जमा करता था। ये दोनों अर्थव्यवस्था से रिलेटेड 2 अधिकारी थे। इसके अलावा एक और अधिकारी बहुत वो है, अक्षवाप। अक्षवाप जो पांसे का खेल होता है ना, जुए का, जो वो मामा शकुनी ने खेला था, उस जमाने का बड़ा एंटरटेनमेंट का भी और ये जुए का भी ये बड़ा बहुत मुख्य इसकी प्लेस थी, स्थान था। इसका भी एक अधिकारी होता था, वो अधिकारी ये था, अक्षवाप। पांसे का खेल, जुए का वो था। नहीं, आज भी जुआ जो है वो ये लॉटरी और ये सारी चीज़ें सरकारी बहुत सी। अभी आप आईपीएल देख रहे होंगे तो आईपीएल में भी पूरा ये वो भी सब बेसिकली वही चीज़ है। उसके अपने नाम बदल दिए हैं और थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर दी हैं, लेकिन आज भी आधुनिक एज में भी हम उसको वही। ये अक्षवाप उस अधिकारी का नाम था। समझ में आएगी बात? बढ़ाई को कल मैंने बताया भी था, मेन के लिए जो उसका अक्षर था बढ़ाई है, कल आपको बताया था ना मैंने। दुर और जो शब्द था पुर जो उसका अधिकारियों का था, और स्पर्श जो गुप्तचर था। ये कल लिखवाए मैंने दोनों तीन। उसके अलावा रथकार, इसमें और बढ़ाई में भी एक फर्क है। बढ़ाई तो लकड़ी का हर काम करने वाला हो गया, रथकार स्पेशली रथ बनाने वाले थे। इनकी भी इंपॉर्टेंट प्लेस थी। क्यों थी? इसलिए कि आर्यंस को अपने युद्ध में रथों का प्रयोग 2, 4, 8, 12 घोड़ों के रथ जो है वो प्रयोग किए जाते थे युद्ध में। रथों की बड़ा आवश्यकता थी इसके लिए। तो रथकार जो था वो भी एक अधिकारी था इस पीरियड में। इसके अलावा ये राजमहल का निगरान होता था, सुपरवाइजर। राजा का जो महल है, राजा का महल हमारे आज भी प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस की बहुत बड़ा स्टाफ होता है उनका, बड़ी बड़ी सैलरी वाले उसमें होते हैं, उनके धोबी से लेके और उनका कार्य सब बहुत बड़ा है। तो राजा ये अधिकारी में था।
क्षति, ये महल का इंचार्ज था। ये शब्द कई बार क्वेश्चन में मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। अलग से कोई अधिकारी नहीं था महिषी, लेकिन ये राजा की क्या कहते हैं उसको, मेन कोइन जो होती है, पटरानी। पटरानी उसी को कहते हैं ना, जो मुख्य कोइन होती है, हाँ, महिषी, उसके ये शब्द, ये अलग से अधिकारी नहीं है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में इसका नाम आया है, वर्ण आया है इसका। ऐसी एक शब्द उसमें आया है, पालागल। मैं इसे पागल से हमेशा याद रखता हूँ, पालागल। ये राजा का दोस्त होता था, मुख्य मित्र उसका, जो उसका चीफ एडवाइजर समझ लीजिए। हाँ, जैसे दुर्योधन का कौन था, कर्ण। जो कहते हैं ये मुख्य एडवाइजर होता था, पालागल कहलाता था। एक देखिए, मैंने कहा था ना कि गाय धीरे धीरे पवित्र स्थान प्राप्त करती चली जा रही थी। पहले गाय केवल पहले गाय बिल्कुल काटी जाती थी, फिर ये हुआ कि नहीं केवल मुख्य अतिथि के लिए और के लिए काटी जाएगी, अब वो धीरे धीरे बंद होती गई और एक अधिकारी नियुक्त किया गया जो गाय की रक्षा के लिए, जैसे अभी भी हमारी गवर्नमेंट ने गाय के लिए मेरे ख्याल में बहुत से विभाग बनाए हैं, उस जमाने में भी एक विभाग था और वो था, उसका जो अधिकारी कहलाता था वो गौवीकर्ता कहलाता था। गौवीकर्ता ये काऊ डिपार्टमेंट का अधिकारी था। अब इसमें एक चीज, ये जो मुख्य अधिकारी थे जिनका शतपथ ब्राह्मण में वर्णन आया है, जो लेटर वैदिक एज में थे, अर्ली वैदिक एज में थे। अर्ली वैदिक एज में कौन से थे, वो केवल उन 3 के नाम इंपॉर्टेंट मिलते हैं। लेकिन एक चीज और भी है, ऐसा नहीं है जो अर्ली वैदिक एज होगी उसमें बहुत सारे होंगे, लेकिन उनका रिकॉर्ड जाहिर है कि हमारे पास केवल ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद के आधार पर हम मानते हैं, तो उसमें इनके लिए हमारे पास बहुत सारा लिटरेचर है, तो जितना ज़्यादा लिटरेचर मौजूद है उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। एक ये क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। राजा के लिए ये जो पूरा वैदिक एम्पायर थी, इसमें इन चारों जगहों पर अलग अलग इनके लिए शब्द यूज किए गए हैं, वो भी आपको कीजिए। जैसे नॉर्थ में ये विराट कहलाता था, कोहली लगा दी गई तो विराट कोहली से तैयार है विराट। ये जो स्पेशल इसके साथ जो यज्ञ संबंधित था वो यज्ञ भी आप लिख लीजिए, स्पेशली ये पुरुष में यज्ञ करता था। ये कौन सा यज्ञ करता था, पुरुष में यज्ञ करता था। साउथ में राजा को कहते थे भोज, क्या कहते थे, भोज। एक और भी इसके लिए कहीं कहीं मिला है, किसी नाम मिलता है वो सर्वराट, लेकिन जनरली कॉमनली भोज का यूज किया जाता था। ये जो योग करता था वो कहलाता था सर्वमेघ, क्योंकि ये एक जगह मैंने कहा मैच करने को दिया है, वहां का राजा क्या यज्ञ कौन सा यज्ञ करता था। अब क्या बचा, ईस्ट क्या है, ईस्ट पे कहलाता था सम्राट। क्या कहलाता था, सम्राट। और ये जो यज्ञ करता था वो वाजपेयी है। वेस्ट में कहलाता था स्वराज। क्या कहलाता था, स्वराज। और इसका जो मुख्य यज्ञ था वो अश्वमेध यज्ञ था। एक चीज ये ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग दूसरे यज्ञ नहीं करते थे, लेकिन ये इनका विशेष था। जैसे सपोज ये क्रिकेट में होता है, सचिन और विराट दोनों अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन दोनों के परफेक्ट कुछ शॉट हैं, फिर कोई स्ट्राइकर बहुत अच्छे मारता है, कोई हुक बहुत अच्छा करता है, तो ऐसे ही इनकी ऐसा नहीं कि अश्वमेध यहाँ नहीं होता था या अश्वमेध यहाँ नहीं होता था, लेकिन ये इनके मुख्य हैं हमारे इतिहास के अनुसार, ये इनका स्पेशलाइजेशन है, ये समझिए आप इनका। अच्छा, अब आइए, ऐसा नहीं है, ये क्या है, सेंटर। सेंटर में इसके लिए राजा का शब्द यूज किया जाता है, राजा का शब्द यूज किया जाता है। राज या राजा दोनों आपको उसमें मिलेगा, राजा।
और इसका जो यज्ञ था वो वही राजसूय यज्ञ। ये मैंने इसलिए चारों लिखा है कि ये मैंने क्वेश्चन देखा था, उसमें मैच करने को दिए हुए थे, ठीक है। सेंटर में राज कहलाता था, राज राजा, और जो यज्ञ करता था वो राजसूय यज्ञ था। वैसे राजसूय यज्ञ स्पेशली जो संबंधित था वो राज्य अभिषेक से था। किससे था? राज्य अभिषेक से था। यानी अंतर है, अश्वमेध कब होता था? जब आप स्टैब्लिश राजा हो गए हैं, अब आपकी पावर बढ़ गई, तब हो गए। और राजसूय यज्ञ, ऐसी वाजपेय यज्ञ जो होता था वो राजा अपनी प्रतिष्ठा को शो करने के लिए, वो भी प्रतिष्ठा की। हर यज्ञ का अलग उद्देश्य था, अलग उसका प्रोसेस था, अलग उसके सिद्धांत थे, और ये सब राजाओं से ही संबंधित है। इनकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी डिटेल इनकी है, बहुत। इसमें क्या कहेंगे उसको, शहनशाह जैसे कहते हैं, शहों का शहनशाह, बड़ा राजा, महाराजा जी के राज में। उसके लिए अथर्ववेद में एक शब्द यूज किया गया है, वो भी आप लिखिए, बताएं, एकराट। एक बड़े राजा के लिए इसका अर्थ है बड़ा राजा, यानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली या बड़ा राजा के लिए, सर्वोच्च शासक, उसके लिए ये यूज किया जाता था। राजा के निर्वाचन के उल्लेख और साक्ष्य हमें भी अथर्ववेद में ही मिलते हैं। राजा के निर्वाचन के साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं? अथर्ववेद में ही मिलते हैं। शुरू में ये देखिए, अब देखिए कैसी ज़माना हमेशा से, हम अगर लोन लेके भाग जाएं तो हम पकड़ लेंगे, और अडानी बैठे जाए तो कोई नहीं पूछता, करोड़ों अरबों के रकम। ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दोनों से टैक्स नहीं लिया जाता, ये टैक्स नहीं देते थे। टैक्स केवल कौन देते थे? वैश्य और शूद्र, स्पेशली वैश्य जो थे वो शूद्र। इनका जो क्लासिफिकेशन क्या है वो भी प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव। वैश्य और शूद्र प्रोडक्टिव ग्रुप था, और कौन सा बचा? ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये नॉन प्रोडक्टिव ग्रुप था। ये इसीलिए वैश्य के लिए एक शब्द यूज किया गया है कहीं कहीं, बलिकृत। ये बलि वो बलि वाला नहीं, वही बलि जो टैक्स है उससे बात हो रही है, इसलिए बलिकृत का शब्द यूज किया गया है। इसीलिए जैसे एकराट मैंने बताया ना, बड़े राजा के लिए, ऐसे ही राजा के लिए एक शब्द यूज हुआ है, विषमत्ता, विषमत्ता। इसके लिए अलग अलग लोग, बड़ा विवाद रहा है, लेकिन जो हॉकिंस है हमारे राइटर, उन्होंने कहा है कि ये इसका अर्थ होता है भक्षक। ये शब्द राजा के लिए यूज किया गया। इसका अर्थ क्या होता है? भक्षक। यानी ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल जो अवेयरनेस है वो हमेशा से रही है लोगों में, वो ये नहीं है कि वो राजा है तो कुछ बोलेंगे नहीं, तो ये अवेयरनेस है। इस काल में एक चीज़ और जो चेंज हुआ है वो है युद्ध में हाथियों का प्रयोग। इससे पहले युद्ध में हाथी का प्रयोग नहीं हमें उसके साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि क्या है, युद्ध में हाथी का प्रयोग है। हालांकि आर्यंस की विजय का जो सबसे ज़्यादा श्रेय है वो किसे जाता है? घोड़ों को जाता है, वो घोड़ों को जाता है। ये मैं बता चुका हूँ कि सभा और समिति मौजूद थी, लेकिन उनका महत्व कम हो चुका था। और बल्कि कुछ चीज़ें जैसे अभी मेरे इसमें जहन में आया कि राजा जो जब राजसूय यज्ञ करता था, यानी राज्याभिषेक के वक्त, तो वो जितने रत्नी हों उनके घर खुद जाता था और उनको उपहार गिफ्ट देता है। जैसे रिटर्न गिफ्ट होता है ना, आजकल बर्थडे में आइए रिटर्न गिफ्ट भी मिलता है, तो राज्याभिषेक में शामिल होने के बदले में पहले से उनको एडवांस में रिटर्न गिफ्ट, या यूँ कहीं वो न्योता लेके जाता था। जो भी समझे उसे आप, राजा हर रत्नी कौन है? वही अधिकारी नहीं, उनके घर जाता था स्वयं और जाकर उनको उपहार भेंट करता था राजसूय के समय। एक चीज और समझ लें आप, अभी आपने जो पुलिस की बात की थी, जो पुलिस हम मॉडर्न सेंस में यूज करते हैं, उस जमाने में इसके डिफरेंट कामों के लिए अलग अलग होते थे। एक ही समय में एक व्यक्ति न्याय का काम भी देखता था और
शासन व्यवस्था में थे। अब तो जज अलग होता है और पुलिस विभाग अलग होता है। ऐसे जो दुर्गे थे, जो दुर्गापति होता था, जो किले का वो इंचार्ज होता था, वो वहाँ का पुलिस इंचार्ज भी वही होता था। तो अलग अलग जो है। उसके अतिरिक्त भी मैंने बताया था कि स्पर्श या स्पर्श जैसे शब्द जो हैं वो हमें गुप्तचर और इसी पुलिस विभाग से संबंधित चीज़ों के लिए मिलते हैं। जैसे एक शब्द है स्थापति, यार ये बेटा स्थापति है, पा छोड़ी की मात्रा, स्थापति। ये जो क्या बोलते हैं, सीमाओं पर जो दुर्गे होते थे उनका जो इंचार्ज होता था वो ये कहलाता था। यानी दुर्गे जो बीच में है उसमें भी उनके लिए नहीं यूज़ होता था, बल्कि सीमाओं पर जो दुर्गे थे जहाँ से, उसके लिए स्थापति का शब्द यूज़ किया जाता था। और यही व्यक्ति उन सीमाओं पर न्याय का कार्य भी देखता था। अब क्यों है, देखिए फर्क क्या हो गया। जाहिर है कि सीमा का प्रदेश बहुत दूर होगा, राजा यहाँ से नहीं है, तो उसके लिए वही जो दुर्गापति था वही वहाँ का इंचार्ज था और वही वहाँ पर न्याय व्यवस्था भी देखता था। ऐसी शतपति, ग्रामीणी आपने एक लफ्ज देखा था, कल से हम पढ़ रहे हैं शतपति। इतिहासकारों का मानना है कि 100 गांवों का जो इंचार्ज होता था, मुखिया, वो शतपति कहलाता था। 100 गांवों का। अब ये सोशल सिस्टम है। मैंने बताया था कि कास्ट सिस्टम डेवलप हो गया था चारों का, और इस काल में हम देखते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे उन्होंने अपने आप को ऊपर कर रहा। शुरू में ब्राह्मण ने सबसे पहले अपने को ऊपर किया, लेकिन क्षत्रियों से बराबर की उनको प्रतिद्वंदिता मिली। क्षत्रियों ने उनको बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया बराबर, क्योंकि क्षत्रिय वॉरियर क्लास था, वो उसको बहुत इंपॉर्टेंस थी। तो धीरे धीरे, जिसको हम आज की भाषा में हम कहते हैं कि दोनों में होता है ना इक्विलिब्रियम, पता नहीं इकोनॉमिक्स वाला कोई होगा, इक्विलिब्रियम समझते हैं कि वो पॉइंट जहाँ पर दोनों की चीज़ें आकर मिल जाती हैं। तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट हुआ जहाँ पे क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों में कंप्रोमाइज हो गया, और ये दोनों कास्ट जो थी, दोनों वर्ण कहिए, बल्कि कास्ट को हम आज की भाषा में कहते हैं, ये सुपीरियर माने जाने लगे और सुपीरियर हो गए। लेकिन जैसे अर्ली वैदिक एज में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, मैंने बताया था ना, ऐसे आज भी राजा भूमि का स्वामी नहीं माना जाता था, लेकिन उसकी वो पावर अपनी जगह थी कि वो आपको आपकी भूमि से पृथक कर सकता था, वंचित कर सकता था। अंतर जातीय विवाह अब भी होते थे, लेकिन अब भी पुरानी तरह शूद्र से नहीं होते थे, दास से नहीं हुआ करते थे। आपने पढ़ा होगा प्रतिलोम और अनुलोम विवाह, बड़ी कॉमन सी बात है कि लड़का ऊंचा है, ऊंचा मतलब ऊंची कास्ट का है, और लड़की नीची कास्ट की है, तो विवाह है एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर लड़की ऊंची कास्ट की है और लड़का नीची कास्ट का है तो वो विवाह एक्सेप्टेबल नहीं होता था। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह कहलाते थे, ये शब्द यूज किया जाता था। पुनर्जन्म, देखिए पुनर्जन्म बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पुनर्जन्म आप सब मानते होंगे। पुनर्जन्म के बारे में क्या समझते हैं आप? क्या हम मरने के बाद दोबारा हमारा जन्म होगा, उसके बाद जिएंगे, फिर मर जाएंगे, फिर जन्म होगा? एक थ्योरी इसकी ये भी है कि पुनर्जन्म का मतलब ये नहीं है कि बार बार जन्म लेते रहें। पुनर्जन्म का मतलब ये है कि ये जन्म है हमारा, हमने अच्छे बुरे जो भी किए, मर गए, उस प्रलय हुई, उसके बाद जो है फिर डे ऑफ जजमेंट हुआ, उसमें सब जो उठाए जाएंगे वो पुनर्जन्म, और उसमें आपको फिर स्वर्ग और नरक में भेज दिया जाएगा। यानी पुनर्जन्म समझे, पुनर्जन्म का एक आम कंसेप्ट क्या है कि आप अपने कार्यों के अनुसार जन्म लेते, यही तो है ना। लेकिन एक थ्योरी इसकी विद्वानों की ये भी है कि आपका ये जन्म है, आपने जो कुछ भी किया, आप मर गए, उसके आधार पे फिर आपको दोबारा उठाया जाएगा, वो पुनर्जन्म होगा, और उस आधार पर आपको क्या किया जाएगा, स्वर्ग और नरक में भेजा जाएगा। ठीक है, ये जो सबसे पहले हमें पुनर्जन्म में मिला है, वो हमें सबसे पहले ये शतपथ ब्राह्मण में मिला। शतपथ ब्राह्मण में हमारा, इसमें सबसे पहले इस पुनर्जन्म के बारे में इसकी चर्चा की गई है जी। शतपथ ब्राह्मण, सबसे पहले पुनर्जन्म की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में की गई है। 6 वो भी लिख लीजिए, ये कुछ चीज़ें हैं जो बल्कि उनको किसी न किसी तरह याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जो 6 दर्शन कहलाते हैं हमारे,
6 फिलॉसफीज दर्शन नुमा कहलाती हैं। सबसे पहला है सांख्य, और जिसने इसकी रचना की है वो कौन है? कपिल। ये चीजें जरूर याद रखिएगा, इसलिए कि ये चीजें बार बार आती हैं। ऐसी योग तो बता दो, बाबा रामदेव से आएगा पतंजलि, हाँ पतंजलि योग। उसके बाद न्याय इसका है, हाँ। देखिए इन फलसफों की, इन फिलॉसफीज की, दर्शनों की बहुत डिटेल में नहीं है, वरना इनकी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें, बड़ी पूरी डिटेल, यानी इनके ऊपर आप पूरी पीएचडी कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरह पूर्व मीमांसा, इसमें ये जैमिनी की है, पूर्व मीमांसा जैमिनी की है। उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा ये वेदांत की है। इसको वेदांत भी बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं इसको? वेदांत बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वेदांत, उत्तर मीमांसा। ये किसकी है? कौन बताएगा? किसकी है ये? यस यस, क्या बताया? बादरायण। उत्तरी मीमांसा को वेदांत बोलते हैं, ये बस ध्यान में रखिएगा, कहीं ना कहीं उत्तरी मीमांसा। इसी प्रकार से 3 ऋण का, सोशल और रिलीजियस कस्टम्स। देखिए कुछ चीजें होती हैं सोशल और कुछ चीजें होती हैं रिलीजियस, कुछ होती हैं सोशल रिलीजियस होती हैं। वो क्या होती है? सोशल, जो बेसिकली संबंधित होती हैं सोसाइटी से, लेकिन वो रिलीजियसली उनको फॉलो किया जाता है। जैसे 3 ऋण सुने किसी आपने? आप बचपन में अपने नानी दादी से इस तरह की चीजें बहुत मिलती हैं। 3 ऋण थे। ऋषि ऋण क्या है? ये 3 ऋण कहलाते हैं। 3 ऋण। सबसे पहले इसमें ऋषि ऋण, ऋषि ऋण। ये ऋण क्या था? प्राचीन ज्ञान से संबंधित था। भाई इसमें इससे ध्यान रखिए कि प्राचीन ज्ञान से संबंधित क्या था? ऋषि ऋण था। यानी प्राचीन ज्ञान, उसमें ज्ञान का मतलब ये कि उसमें साइंस, विज्ञान, साहित्य, सारी चीजें आ गई। उससे संबंधित जो ऋण था वो क्या था? ऋषि ऋण था। इसी प्रकार से पितृऋण। पितृऋण किससे था? पूर्वजों से। ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, याद भी रहेगा। पितृऋण किससे संबंधित था? पूर्वजों से था। आपके जो पूर्वज हैं उनसे संबंधित था। ऐसे देव ऋण, देव ऋण क्या था? देवताओं से संबंधित है। इसलिए इसको याद रखने में भी आपको आसानी होगी। ये तीनों तरह के ऋण थे। ऐसी 5 महायज्ञ कहलाते थे, 5 महायज्ञ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? ये इन सबका स्रोत क्या है? हमारा पूरा वैदिक लिटरेचर, बाद के 3 वेद और उसके ब्राह्मण, उपनिषद, वो सारी चीजें 5 महायज्ञ। उनमें से एक था भूत यज्ञ। भूत यज्ञ ये बेसिकली जीवधारियों से संबंधित है। इसको यूँ समझ लीजिए, जीवधारियों का पालन के लिए। दूसरा था अतिथि यज्ञ। इसको निर्यज्ञ भी बोलते थे। इसी को कुछ जगह आपको किताबों में निर्यज्ञ मिलेगा। निर्यज्ञ ये अतिथि सेवा। देखिए अतिथि, प्राचीन भारत में 2 बड़ी गर्व की चीजें थी, अतिथि और गुरु। इन दोनों की बड़ी सेवा थी और इन दोनों का बड़ा ऑनर था। विश्व की किसी भी प्राचीन सभ्यता में इन दोनों के लिए इतना आपको सम्मान कहीं नहीं मिलेगा। अब तो खैर साइकिल चेंज हो गई, ना वो गुरु रहे ना वो शिष्य है, हर तरफ से हुआ, लेकिन ये भारत की प्राचीन परंपराओं में से बहुत अतिथि यज्ञ था वो।
इसके बाद एक था ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ, इसी को ऋषि यज्ञ भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ब्रह्मयज्ञ या ऋषि यज्ञ, अथवा दो ही बोलता है। ये क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल को हिंदी में क्या कहते हैं? आध्यात्मिक उन सब चीजों से संबंधित था। ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ। पितृयज्ञ, ये संतान नहीं, नॉट संतान, पुत्र उत्पत्ति के लिए। जनरली संतान का शब्द मिलेगा आपको, लेकिन बेसिकली जो था वो पुत्र उत्पत्ति। आप मुस्कुरा रही हैं, लेकिन ये पितृयज्ञ, संतान उत्पत्ति और आप पुत्र उत्पत्ति, दोनों उसको आप उसमें जोड़ लीजिएगा। अच्छा, राजाओं के यज्ञ तो मैंने आपको बता दिए थे। राजसूया यज्ञ जो राज्याभिषेक के समय होता था, इनको भी एग्जाम्पल के। राजसूया यज्ञ कब होता था? राज्याभिषेक के समय होता था। ऐसी अश्वमेध बता दिया मैंने कि किस समय के लिए होता था, ये सब लिखवा दिए मैंने। और रथों की दौड़ किस में होती थी? वाजपेयी यज्ञ में होती थी, जो वेल एस्टेब्लिश राजा हो जाता था उसके बाद होता था। वो जनता में अपनी पावर शो के लिए होता था, अपनी स्ट्रेंथ शो के लिए होता था। जैसे आजकल बड़े बड़े सम्मेलन बुलाए जाते हैं, स्ट्रेंथ शो होती है, वो स्ट्रेंथ शो होती थी बेसिकली। ये जो वाजपेयी था, ये राजा की श्रेष्ठता को शो करता था, कितना पावरफुल है वो, उसको शो करता था ये। और ये जो है कुछ चीज़ें और हैं जो इस पीरियड से बहुत संबंधित हैं, उनको आप नहीं कुछ पूछना पड़ेगी। आपने वो पढ़ा होगा विवाह, 8 प्रकार के विवाह थे, जो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के उनको क्वेश्चन आ जाता है। उनको आप जो लिखिए, जैसे सबसे पहला विवाह था देव विवाह। देव विवाह इसे आप दे सकते हैं, लेकिन अब हम राजा की या प्राइम मिनिस्टर की स्ट्रेंथ नहीं शो कर रहे, वो हम देश की स्ट्रेंथ शो कर रहे होते हैं। 26 जनवरी में फर्क नहीं, अंतर है। देखिए, राजा और राष्ट्र में अंतर है। उस वक्त राजा की स्ट्रेंथ शो करते थे वो उस यज्ञ से। अब हम राष्ट्र की स्ट्रेंथ शो करते हैं। जो परेड होती है 26 जनवरी में नहीं होती है, वो राजा XYZ यानी प्राइम मिनिस्टर XYZ, प्रेसिडेंट XYZ कोई भी हो, वो तो होनी है। वो क्या होती है, हमारे देश की स्ट्रेंथ शो करते हैं। आज भी जो ये परेड होती है, इसके पीछे जो उद्देश्य है वो बेसिकली देश की स्ट्रेंथ क्या है, ये शो। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यानी एक राजा की स्ट्रेंथ है और एक राष्ट्र की स्ट्रेंथ है। ये आज जो होती है, ये राष्ट्र की स्ट्रेंथ होती है। आज राष्ट्र राजा से बड़ा है। राजा मैंने शब्द कहा, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जिसको भी आप कहें, उस जमाने में धीरे धीरे क्या हो रहा था कि राष्ट्र से बड़ा राजा हो रहा था। ये देव विवाह था। इसमें इसके बारे में 2 वर्णन है। एक ये है कि पिता जो है वो अपनी इच्छा से पुरोहित के मौजूदगी में करता था। एक इसमें ये भी है कि पुरोहित के साथ जो विवाह करता था उसको भी देव विवाह कहते थे। समझ रहे हैं मेरी बात? ये राजा अपनी इच्छा, नॉट राजा यार, पिता अपनी इच्छा से जो अपनी पुत्री का विवाह करता था सारे संस्कारों के साथ, वो और पुरोहित की मौजूदगी में, वो देव विवाह कहते थे। कुछ जगहों पर वो पुरोहित के साथ जो विवाह करता था उसको भी देव विवाह कहते थे। एक है ब्रह्म विवाह। कौन सा? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या था? पिता
अपनी इच्छा से अपनी पुत्री के लिए बेहतरीन मैच देखकर उससे बगैर कुछ लेन देन के वो विवाह कर देता था। ये क्या कहलाता था? ब्रह्म विवाह कहलाता था। इसमें न कोई मॉनिटरी इन्वॉल्व होती थी, ना इधर दिस साइड और दैट साइड, न लड़का लड़की ना लड़की लड़का, और दो पिता की इच्छा से जो सुटेबल मैच होता था, ये क्या कहलाता था? ब्रह्म विवाह कहलाता था। तीसरा इसमें है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह, आर्ष विवाह क्या था? पिता अपनी इच्छा से सुटेबल मैच देखकर वर पक्ष से गाय या कुछ टोकन के तौर पर लेकर जो विवाह करता था वो आर्ष विवाह होता था। ये माना यह जाता है, इसको एक्सप्लेन किया है दानों की ये, कि वो लड़के की इकोनॉमिक कंडीशन देखते थे कि कुछ कमाता वमाता है नहीं, कुछ है कि नहीं, उसके बाद हम लड़की की शादी कर रहे हैं, ये इसलिए वो करता था। ये आर्ष विवाह कहलाता था, जिसमें क्या था? पिता अपनी इच्छा से करता था, लेकिन लड़के से वर से क्या कुछ टोकन के तौर पर लेकर, और जाहिर है गाय बड़ा वेल्थ ही बोले था। तो इसकी व्याख्या क्या की जाती है आज कि उसकी मॉनेटरी स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस देख के उसकी शादी करता था। ये आर्ष विवाह कहलाता था। चौथा था प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, लड़की ने अपनी मर्जी से कर लिया, पिता मजबूर था, उसको स्वीकृति दे दी। ये प्रजापत्य विवाह था। लड़का मियाँ बीवी राजी, क्या करे काजी? हाँ, प्रजापत्य विवाह ये था, सिंपल। दोनों ने मिल, लेकिन पिता की स्वीकृति मिल गई। हाँ, पिता ने स्वीकृति दे दी, तब कहलाएगा। जब पिता स्वीकृति नहीं देता है वो दूसरा है, वो गंधर्व विवाह कहलाता है, जिसमें लड़का लड़की ने ये लव मैरिज कर ली और उसको पिता ने स्वीकृति नहीं दी दोनों की, ये गंधर्व मैरिज है। आज की लव मैरिज एक्चुअली इस पे आगे उतरेगी, गंधर्व मैरिज। इसमें पिता की मर्जी नहीं है, लेकिन दोनों ने कर ली शादी, और जब पिता की मर्जी हो गई तो क्या हो गया? प्रजापत्य हो गया। ठीक है। राक्षस विवाह, राक्षस विवाह बहुत सिंपल बात है, लड़की का किडनैप कर लिया और किडनैप करके उससे शादी कर ली, ये राक्षस विवाह। देखिए, ये जो सृष्टि जब से बनी है, जब से इसमें महिला पुरुष हैं, ऊपर वाले ने इस सृष्टि क्यों चल रही है? इसलिए चल रही है कि इन दोनों में एक नेचुरल अट्रैक्शन रखा है, जिसकी वजह से चलती है, चलती रहेगी। ये राक्षस विवाह कहलाता है। अब आइए पौशाच विवाह। पास है पौशाच, यानी चलता बहुत तेज है, जैसे पौशाच में ऐसे, पौशाच विवाह। पौशाच विवाह था, ये बेसिकली सबसे खराब विवाह था। लड़की के साथ जबरदस्ती कर दी जाती थी और उसके बाद उससे शादी को मजबूर किया जाता था। ये पौशाच विवाह। आठों हो गए, कोई रह गया? 7 हुई, एक रह गया मेरे ख्याल में। असुर रह गया ना, इसमें असुर नहीं लिखा है ना? हाँ, मैंने भी नहीं लिखा था। असुर विवाह है। असुर विवाह जहेज समझिए, जहेज के साथ जो विवाह होता था वो असुर विवाह कहलाता था। असुर, असुर नहीं लिखा है ना इसमें? राक्षस अलग है, असुर अलग है। नहीं, असुर अलग है। असुर विवाह जिसमें जहेज शामिल हो गया, दहेज, वो असुर विवाह। वो क्या है? असुर विवाह। असुर विवाह जहेज के साथ, जहेज के साथ, यानी पुरुष धन लेकर विवाह करता है। भाई जहेज दहेज नहीं समझते यार। हाँ यार, दहेज, मेरी प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा खराब हो गया लगता है। असल में उसे हिंदी में दहेज बोलते हैं, हम उर्दू में जहेज बोलते हैं उसे। हाँ, डॉरी आप उसे यूँ कहिए, इसे पुरुष लेकर विवाह करता है, ये असुर विवाह कहलाता है। असुर और राक्षस में अंतर है। ये 8 हो गए ना? लेकिन अब इसमें कुछ चीजें और हैं इससे संबंधित, वो आप नोट कर लीजिए। जैसे ब्राह्मण के लिए पहले 4 विवाह ही क्या थे? क्या बोलते उसको? अनुमानित मान्य थे। प्रथम 4 विवाह ब्राह्मण के लिए केवल वही मान्य थे। असुर विवाह जो था वो केवल वैश्य शूद्र के लिए मान्य था। करता कोई भी हो, एक अलग बात है, उससे मतलब बहस नहीं हो रही है।
मतलब सिद्धांत के रूप से बता रहा हूँ मैं। असुर विवाह किसके लिए था? वैश्य और शूद्रों के लिए था। ऐसे गंधर्वा विवाह जनरली क्षत्रियों के लिए था। लेकिन लव मैरिज क्षत्रियों के अलावा थी, उसके अलावा अलाव नहीं थी। राक्षस जो था और वो भी क्षत्रियों के लिए जनरली करते थे। और ये जो बात के 8वां वो है ना कुशाग्र आशय, इनको निंदनीय समझा जाता था और इनको पसंद नहीं किया जाता था। लेकिन बहरहाल एक स्टैब्लिश प्रैक्टिस थी हमेशा की तरह। अगर आपको इसके अलावा तो पढ़ेंगे, रिलीजन्स की स्टडी करेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी आपको। सारे रिलीजन को जब आप एक साथ रख के पढ़ेंगे, क्रिश्चियनिटी, जूडाइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म, दो तरह के धर्म हैं। एक वो हैं दुनिया में जो कहते हैं कि हमारे रिवील किए गए आसमान से, जिसमें वेद, कुरान जुड़े। एक वो हैं जो जिनकी बेस कोई फलसफा, फिलॉसफी है, कोई रिफॉर्मेशन है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिखिज्म। ऐसी और उसे पारसियों में भी है और कई धर्म में, कन्फ्यूशनिज्म है चाइना में। ये सब क्या है? ये फलसफे की बेस पर रिफॉर्मेशन है इनकी बेस। और दूसरे धर्म क्या है? ये वेद वाले, कुरान वाले या बाइबल वाले, ये क्या है? ये आसमान से रिवील की बेस पर है। तो विद्वानों ने धर्मों को जो दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो क्या है? वो ये वाली क्लासिफिकेशन है। तो इनकी स्टडी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं। अब आइए, ये लफ्ज़ सबने सुना होगा, बड़े संस्कारों वाले लड़की लड़का है। 16 संस्कार, ये 16 संस्कार भी मैच करने को लिए दिए जाते हैं। इनको एक जनरल एक छोटे से शॉर्ट में उसमें लिख लीजिए। अरे आपने हमें विवाह करवाया है, इसमें स्वयंवर किसमें आता है? स्वयंवर किसमें आएगा इसमें? आप इस बात को बहुत अच्छा पूछा है। लेकिन स्वयंवर उसमें आएगा, दोनों में आ जाएगा। एक में वो आएगा जिसमें लड़का लड़की ने अपनी मर्जी से किया और पिता ने उसे अपनी दी। दूसरा वो है कि पिता की मर्जी से हुआ, स्वयंवर हुआ और स्वयंवर के बाद फिर उसने शादी की। उसमें दोनों माता पिता की इच्छा शामिल है। देखिए स्वयंवर में क्या है? स्वयंवर में माता पिता की इच्छा होती है, नहीं होती है? होती है। तो जो विवाह माता पिता की इच्छा से हो रहे हैं, भले वो बाद में स्वीकार करेंगे, पहले में वो स्वयंवर मान लेंगे। 16 संस्कार, ये जनरली इसमें से आप समझ जाएंगे, आपके घरों में होते होंगे। जैसे गर्भदान, गर्भाधान, गर्भाधान ये संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पुंसवान, पुत्र की प्राप्ति के लिए। ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन अभी 2 साल पहले किसी उसमें आया है। सीमांतो नयन, सीमांतो नयन, ये या है और फिर ना है, ठीक है। सीमांतो नयन, ये बेटी के प्रेग्नेंट होने के बाद किया जाता था, गर्भ में बच्चा सुरक्षित रहे उसके लिए किया जाता था। तो हमारा एक्सप्लेन था, वो भी गलत लगा गया है सर। सीमांतो नयन है, इसका स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है, कुछ ना इधर वगैरह यार, लेकिन सीमांतोनियन याद रखिएगा, ये लिखा जाता था। इसी प्रकार से जात कर्म है, जात कर्म ये जन्म के वक्त, पैदाइश के बाद किया जाता था, जन्म होने पर किया जाता था। नामकरण आप सब जानते होंगे, नामकरण सब जानते हैं, इसके बाद ये नाम रखने पर क्या था। ऐसे निष्क्रमण था, ये कौन बताएगा? या बताओ तुम, हमें महात्मा बुद्ध के सिलसिले में पढ़ी ये शब्द कुरान में, निष्क्रमण। अब ये कॉमन सेंस काम करता है, घर से पहली बार बाहर निकलने का। मैंने कहा ना, देखिए प्रभाव उस ये शब्द से आगे, इसी शब्दों का स्ट्रक्चर याद रखिए, आपको बहुत आसानी होगी इस समय पढ़ने। अभी इसमें नहीं, अभी जब हम मिडिवल में पर्शियन वर्ड्स पढ़ेंगे तो आपके लिए और अपरिचित लगेंगे आपको, तो उससे लीजिए। ये पहली बार बाहर निकलने का होता था। इसी तरह से अन्नप्राशन था, अन्नप्राशन नवजात के जो भोज वो कराते हैं, ये तो घरों में अब भी होती हैं, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। ऐसी मुंडन को भी, मुंडन को क्या कहते हैं? चूड़ाकर्मण, चूड़ाकर्मण कहते हैं मुंडन, वो भी इसी में शामिल है, चूड़ाकर्मण।
ऐसी कर्ण चोदन है, कान छेदने की भी जो है कर्ण छेदन, वो भी है, इसी में शामिल है वो भी। ऐसी विद्या आरंभ की तो आसान समझेगा, विद्या आरंभ। ऐसी एक है उपनयन, क्या है तो पढ़ाई शुरू होती है, पढ़ाई स्टार्ट होने पर तो विद्या आरंभ हो गया। पढ़ाई स्टार्ट होने पर कहें कि गुरु के लिए वो ये उपनयन कहलाता। ये माना गया है कि कई जगह मैंने पढ़ा है किसी स्टोरी में कि गुरु ने बगैर उपनयन के, विदाउट उपनयन जो है उससे शिक्षा आरंभ कर दी। तो उपनयन जो है वो है तो रिलेटेड शिक्षा से ही, लेकिन वो शिक्षा आरंभ करने पर नहीं है, बल्कि शिक्षा आरंभ करने के समय जो गुरु को दिया जाता है उससे संबंधित है। ऐसी वदारव है, जब वेदों की शिक्षा, अब तो वेद पढ़ते नहीं, पता नहीं आप लोग पढ़ते नहीं पढ़ते, पहले जब वेद पढ़ाए जाते थे गुरु में तो वेदारंभ था, वो भी 16 संस्कारों में शामिल है। वेदारंभ, वेद शुरू करते समय। ऐसी एक कोशांत था, ये देखिए इसमें जरा सा, बल्कि इसको केशांत, दादा इसका सही हिंदी है। केशांत क्या था? बाल मुंडाना है, ये भी बाल मुंडाना। हाँ वही यही तो कंफ्यूजन होता है। मुंडन के समय मुंडन का एक होता है ना, अग्नि चिता जब दे के वो देते हैं तो उसको जो मुंडवाए जाते हैं बाल, किसी की मृत्यु पे होता है ना आप लोग यहाँ, है ना, यानी वो मुंडन के समय तो वो है। और ये केशांत जो है, जो मुंडन के अतिरिक्त किसी और कारण से जब आप केश मुंडवा जाते हैं, किसी धार्मिक कारण से, किसी सोशल कस्टम के लिए, वो क्या कहलाता है? वो केशांत कहलाता है। दोनों में अंतर है। एक और है जिसको भी आप उसको लिखते हैं, समावर्तन। ये समावर्तन, दीक्षांत समारोह। मैंने आज की भाषा में कह दिया, जब शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो समावर्तन होता था, कम्युनिकेशन। शादी के समय भी होता था, विवाह के संस्कार थे, ऐसी दाह संस्कार भी होते हैं। दाह संस्कार के लिए एक शब्द भी बल्कि वेदों में यूज हुआ है, पता नहीं आपने, अंत्योष्टि या अंत्योष्टि शब्द यूज किया जाता है। अंत्येष्टि, दाह संस्कार के लिए, वो भी 16 में शामिल है, अंत्येष्टि। मैं तो केवल स्ट्रक्चर ध्यान में रखता हूँ, उसको आएगा सामने तो याद आ जाएगा कि ये वर्ड है। हाँ, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ब्राह्मण को क्षत्रिय से ऊपर रखा जाता है किसमें, लेकिन शतपथ ब्राह्मण ने कहा है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों से ऊपर है। ये शतपथ ब्राह्मण ने कहा है। अच्छा, आश्रम व्यवस्था भी इसी के अंतर्गत आती है। 25-25 वर्ष के 4 क्लासिफिकेशन है नहीं है, वो सबने पढ़े नहीं पढ़े, वो क्लासों में पढ़ाए जाते हैं आपको। पहला ब्रह्मचारी है, विद्या का जीवन का 25 वर्ष का है। उसके बाद क्या है, गृहस्थी है, परिवार के साथ 25 वर्ष है। फिर वनप्रस्थी है। वनप्रस्थ आश्रम में क्या होता है, केवल पत्नी के साथ, नहीं पत्नी के साथ। उसके बाद सन्यासी जो लास्ट के 25 हैं, वो पत्नी को भी छोड़ देंगे। आखिर के दोनों में क्या अंतर है? थर्ड वन जो है वो विद वाइफ है, और फोर्थ वन जो है वो सबके बगैर है। ये चारों 25-25 के डिवीजन के साथ किए गए हैं। ऐसी ये आश्रम प्रथा जो है, ये सबसे पहले कहाँ हमें प्राप्त, ये क्वेश्चन मैंने देखा था इसलिए इसको लिख लिया है। छंदोग्योपनिषद, आश्रम व्यवस्था का सबसे पहला वर्णन कहाँ है? छंदोग्योपनिषद में। ऐसी जो गोत्र व्यवस्था है वो भी लेटर वैदिक की एज में डेवलप हुई है। गोत्र सिस्टम जो है वो लेटर क्या हुआ ना, देखिए जब कबीलों से मिले, जन से मिले, तो
तो कास्ट सिस्टम में कॉम्प्लिकेशन पैदा हुआ। ऐसी इंडियन मुस्लिम्स का अगर आप कास्ट सिस्टम से पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हिंदुओं से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कास्ट सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर केवल इंटर कास्ट नहीं इंटर रिलीजन में मिक्सचर बहुत हुआ है। उसकी वजह से जो क्षत्रिय अगर मुस्लिम कन्वर्ट हुआ तो उसने अपने आप को वही उसी में रखा लाके, वो अपने आप को नीचे नहीं रख सकता था। तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम में बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशन हमें मिलते हैं, जो हम पढ़ेंगे बाद में कुछ चीज़ें। ऐसी बहु विवाह की जो प्रथा है वो हमें उसमें मिलती है ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो मान्यता देता है किस चीज को? बहु विवाह। मैं उस समय मिला है उससे। ऐसी विधवा विवाह जो है उसका हमें तैतरेय ब्राह्मण में मिला। कहाँ से? तैतरेय ब्राह्मण, विधवा विवाह, विडो मैरिज। एक शब्द यूज किया गया है जो मुझे याद नहीं, किसी छोटे कमीशन जनरल पूछा गया, दोधिपत्ते। दोधिपत्ते ये विधवा के पुत्र को कहते थे, विधवा के दोधिपत्ते या आधा का या दोधिपत्ते, विधवा के पुत्र को। चावल का प्रयोग अब आरंभ हो गया। लेटर वैदिक एज में चावल का प्रयोग जो है वो अच्छा, कितनी अजीब बात है कि चावल बाद में आरंभ हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं जहाँ बहुत जगह व्हीट नहीं खाया जाता है वहाँ चावल जरूर खाया जाता है। कोई जगह ऐसी मिली जहाँ पे राइस जो है वो मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है हमारी फूड हैबिट्स में। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, लिपि स्क्रिप्ट का ज्ञान कब से हुआ? इस लिपि का ज्ञान का यहाँ अर्थ यह है कि वो स्क्रिप्ट जो पढ़ा जा रहा है, हम इंडस वैली स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जनरली जो माना जाता है वो 700 BC के लगभग माना जाता है। भाषा और स्क्रिप्ट में कौन अंतर बताएगा? भाषा और स्क्रिप्ट में, लिपि और भाषा में, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में भाषा और लिपि। भाषा और लिपि में क्या अंतर है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भाषा है। इसे जब मैं लिखूंगा, मैं इसे अगर उर्दू में लिखना शुरू कर दूँ ये पर्शियन स्क्रिप्ट हो जाएगी, हिंदी में लिखूंगा देवनागरी स्क्रिप्ट हो जाएगी, रोमन्स में लिखूंगा तो ये रोमन स्क्रिप्ट हो जाएगी। लिखने की जो शैली है वो स्क्रिप्ट कहलाती है। ठीक है, हमें हड़प्पन पीपल की भाषा का नहीं पता, उनके स्क्रिप्ट के बारे में हमें जानकारी है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन कहाँ से इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन और देखा था जो 2 मरतबा मैं देख चुका हूँ, यूपीएससी में भी और उसमें राजस्थान में भी। वो वर्ड यूज किया था, सदा नीरा। सदा नीरा ये रिवर है, गंडक रिवर के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? गंडक रिवर। जहां आपने जब वो पढ़े थे ना सरस्वती, कुंभ और अश्विनी और ये मैंने क्वेश्चन देखा था, इसलिए मैं इसको सदा नीरा, क्योंकि ये कॉमन नहीं है शब्द बहुत ज़्यादा, ये आपको अक्सर किताबों में नहीं मिलने का है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन दोनों में अंतर क्या था, लेकिन लिखना चाहें तो कुछ पॉइंट्स की बेस पर आप इसको लिख लें कि वैदिक पीपल और हड़प्पा में क्या अंतर था। ग्रामीण थी, अर्बन थी। लोहा का प्रयोग जानते थे, लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे। ठीक है, घोड़े से परिचित थे, घोड़े से अपरिचित थे। गाय पवित्र थी, गाय पवित्र नहीं थी। और पुरुष देवता का डोमिनेशन था और उसमें मात्र सत्तात्मक था, ये पितृ सत्तात्मक था। मूर्ति पूजा थी, मूर्ति पूजा नहीं थी। ये फिर इसमें बहुत सारी और चीज़ें, धर्म सूत्र, ये सारी चीज़ें की हैं। अब इसमें एक चीज़ आप ये समझ लीजिए, देखिए मैंने कहता हूँ कि इतिहास में कोई सीमा नहीं होती है, हर चीज़ से बहुत रिलेटेड है। ये चीज़ें जो मैंने पढ़ाई है, जो आपने लिखी, इनसे संबंधित चीज़ें आप बुक्स में देखी हो।
जो इसी तरह की चीज़ें और हो सकती हैं, जो इसी तरह से लेकिन फैक्ट्स के साथ कंसेप्ट को भी आप तैयार रखें। जैसे बंद करो।